हेलो बच्चों, जैसे कि हमने पढ़ा था पिछले क्लास में हम सामाजिक उपयोगिता के कार्य की चर्चा कर रहे थे। व्यावसायिक बैंक के सामाजिक उपयोगिता के कार्य की। आज हम साख निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। व्यावसायिक बैंक एक ऐसी बैंक है जो साख निर्माण का कार्य करता है। अर्थव्यवस्था में जिस प्रकार केंद्रीय बैंक मुद्रा को छापने का कार्य करता है, उसी प्रकार व्यावसायिक बैंक साख निर्माण का कार्य करता है। व्यावसायिक बैंक अर्थव्यवस्था में केवल मुद्रा में ही लेन देन नहीं करता, अपितु वह साख का भी निर्माण करता है। अब आप सोचते होंगे कि साख निर्माण का अर्थ क्या है। सामान्यतः बैंक जब कोई भी व्यक्ति बैंक में जाता है अपनी रकम जमा करने के लिए, तो बैंक उस व्यक्ति के लिए एक अकाउंट खोलता है। ठीक है, इस अकाउंट का सृजन करके उस अंतर्गत वो व्यक्ति अपनी रकम को वहाँ जमा करता है। जब बैंक साख का निर्माण करना चाहता है तो वह उसी अकाउंट के जरिए, उस अकाउंट में जमे धन के जरिए साख का सृजन करता है। अब वो कैसे करता है? तो बैंक का एक अनुपात होता है कि वो इस अनुपात में रकम को तरल रूप में रखेगा और बाकी जो धन है, राशि है जो उसके पास जमा है, जिसे वो अधिक की धन राशि कहते हैं, उसे वो क्या करते हैं? तो वो बाज़ार में उधार के रूप में या साख के रूप में प्रदान करते हैं उन उपभोक्ताओं को जिसे ऋण चाहिए। इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि बैंकों के साख का आधार ही बैंकों में जमा रकम है। लोग बैंक में अपना आधिक्य धन जमा करते हैं, उसे वो तत्काल आवश्यक नहीं होता। अतः बैंक ग्राहकों को यह विश्वास दिलाता है कि उनके अकाउंट में उनके द्वारा जमा की गई राशि वहीं पर स्थित है और जब वो मांग करेंगे उन्हें उनकी राशि दे दी जाएगी। परंतु बैंक यह भी निश्चित करता है कि उपभोक्ता समस्त राशि जो उस अकाउंट में है उसे वह एक ही बार में नहीं निकाल सकता। इस तरीके से वह उसको बताता है कि उस जमा राशि में से एक निश्चित भाग वह निकाल सकता है और बाकी भाग वह धीरे धीरे निकालेगा। तो उसका एक प्रतिशत जो अलग अलग बैंकों के द्वारा निश्चित किया रहता है एवं आरबीआई की गाइडलाइन के द्वारा निश्चित किया रहता है, उसे वह तरल रूप में रखता है वहाँ सुरक्षित, और बाकी जो शेष भाग बचता है उसे वो विभिन्न व्यापारियों, उद्यमियों, उपभोक्ताओं को उधार के रूप में देता है। और यह अवश्य ध्यान में रखता है कि बैंक जो ग्राहकों को जमा राशि जिसकी है वह कुल मात्रा का एक प्रतिशत ही वह दे और बाकी को वह साख के रूप में दे। अपनी जमा राशि की कुल मात्रा वो ग्राहकों को ये भी सुनिश्चित कर देता है कि उसे एक बार में नहीं निकाल सकता, बल्कि उसे एक एक अंश के द्वारा निकाल सकता है। इस प्रकार बैंक अपने पास थोड़ी मात्रा में नकद रखकर बाकी सारे जो धन है उसे वो ऋण के रूप में बाज़ार में निकालता है। और उधार लेने वाले जो होते हैं वो नकदी में नहीं लेते, बल्कि वह धन वह उधार लेने वाले के भी अकाउंट में, खाते में जमा करता है। इस प्रकार धन का नकद में लेन देन नहीं होता, बल्कि खाता में लेन देन होता है। और अगर मान लेते हैं कि बैंक यह निश्चित राशि 30% रखती है कि तो 100 रुपये का 30 रुपया बैंक उस व्यक्ति के जमा खाता में, सेविंग अकाउंट में या सादगी जमा खाता में रखेगा, और बाकी जो 70 रुपये है उसे वो उधार के रूप में, ऋण के रूप में व्यापारियों, उपभोक्ताओं को दे देगा। और जिसका जमा राशि है अकाउंट में 30 रुपया और उस व्यक्ति को नहीं पता कि उसके अकाउंट में 30 ही रुपया है, बाकी पैसा मार्केट में है, वो व्यक्ति अगर चाहेगा अपना पैसा निकालने तो उसे एक ही बार में सारा
जो जमा राशि निकालने की परमिशन बैंक नहीं देता है। इस प्रकार से बैंक बाकी 70 रुपया पहले जुगाड़ कर लेता है, अरेंज कर लेता है, उसके बाद वह उस उपभोक्ता को दे देता है और धीरे धीरे वह उपभोक्ता के मांग पर उसकी भी जो आवश्यकता है उसको पूरा कर लेता है एवं जो पैसा बाजार में निकला है उससे भी वो धन कमा लेता है। सीयर्स ने कहा है कि बैंक केवल मुद्रा का व्यापार ही नहीं करते बल्कि महत्वपूर्ण ढंग से मुद्रा का निर्माण भी करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि साख निर्माण करना व्यावसायिक बैंक का मुख्य कार्य है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है परीक्षा के लिए, जिसे आप बहुत अच्छी तरीके से अध्ययन करें। साख निर्माण की भी लेकिन कुछ सीमाएं हैं। जैसे व्यावसायिक बैंक की साख निर्माण की सीमा सबसे पहले क्या है? मुद्रा के चलन की मात्रा, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ वेलोसिटी ऑफ मनी। अर्थव्यवस्था में मुद्रा की चलन की मात्रा साख का आधार होती है, अतः साख का सृजन मुद्रा के चलन की मात्रा पर निर्भर करता है। साख का सृजन तभी होगा जब मुद्रा के चलन की मात्रा ज़्यादा होगी, मतलब मुद्रा में क्या होगा? वेलोसिटी ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा लोगों के हाथ बदलेगा। दूसरा क्या है? मुद्रा की तरलता पसंदगी या लिक्विडिटी प्रेफरेंस ऑफ मनी। यदि अर्थव्यवस्था में लोग नकदी रखना अधिक पसंद करेंगे तो इससे मुद्रा की चलन गति मंद हो जाती है, बैंकों की जमा राशि घट जाती है, परिणाम स्वरूप साख का निर्माण कम हो जाता है। तो अगर लोग अधिक नकद रखना चाहेंगे तो वो बैंक में जमा नहीं करेंगे, बैंक में जमा नहीं करेंगे तो बैंक साख का निर्माण नहीं कर पाएंगे। इसके बाद तीसरी है सुरक्षित कोष अनुपात। जैसे हम लोग ने पहले ही चर्चा की, बैंक साख का सृजन करती है और उसकी एक निश्चित मात्रा वो अपने पास कैश के रूप में, नकद के रूप में रखती है। इसे हम लोग सुरक्षित कोष अनुपात कहते हैं। इसकी मात्रा RBI या रिजर्व बैंक या केंद्र बैंक के द्वारा निश्चित की जाती है। अगर यह मात्रा अधिक हो तो बैंक कम साख का सृजन कर पाएगा। चौथा है केंद्र बैंक की साख संबंधी नीतियाँ, व्यावसायिक या क्रेडिट पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक। व्यावसायिक बैंकों की साख निर्माण की मात्रा सदैव केंद्रीय बैंक की नीतियों पर आधारित होती है, वह निर्भर होती है। जैसे उसका SLR और CRR जो है, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो और कैश रिजर्व रेशियो, जिसे अभी हमने पढ़ा सुरक्षित कोष अनुपात, ये इसमें परिवर्तन से संबंधित अगर नीतियाँ रिजर्व बैंक ने लाई और इसके अनुपात को बढ़ा दिया तो साख का सृजन करने में उन्हें कठिनाइयाँ आएंगी। पांचवी है ब्याज की दर। व्यावसायिक बैंक या इंटरेस्ट रेट। व्यावसायिक बैंक द्वारा जब ऋण दिया जाता है तो वह ऊंचे ब्याज की दर से दिया जाता है, इससे साख का सृजन कम होता है। इसके विपरीत यदि बैंक कम दरों पर अर्थव्यवस्था में ऋण देते हैं तो इससे साख का सृजन अधिक होता है। आज इसके बाद हम केंद्रीय बैंक की चर्चा करेंगे। केंद्रीय बैंक सभी देशों में एक ही होता है, सर्वोच्च होता है और केंद्रीय बैंक जो है बहुत प्राचीनतम बैंक होता है और विश्व का सबसे प्राचीनतम केंद्र बैंक है बैंक ऑफ इंग्लैंड, जिसकी स्थापना 1694 या 1694 ईस्वी में हुई थी। भारत का केंद्र बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1935 या 1935 में हुई थी। किसी देश की जो बैंकिंग व्यवस्था एवं मौद्रिक व्यवस्था होती है उस देश के केंद्र बैंक पर संपूर्ण रूप से निर्भर करती है और केंद्र बैंक ही उसको गाइडलाइन देता है, उसे दिशा निर्देशन देता है। किसी भी देश के केंद्र बैंक का जो होता है उस पर स्वामित्व एवं नियंत्रण सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार का होता है। लेकिन मौद्रिक नीतियों के अगर अनुसार से देखें तो वहाँ पर वह नीतियाँ केंद्र सरकार से भी वह क्या बोल सकते हैं, उसे हम कह सकते हैं कि वह स्वयं निर्णय लेता है। वहाँ पर भी केंद्र सरकार का सीमित हस्तक्षेप होता है। केंद्रीय बैंक देश की संपूर्ण मौद्रिक एवं बैंकिंग व्यवस्था का नियमन एवं नियंत्रण करती है एवं सभी बैंकों के बैंकर के रूप में भी यह कार्य करती है।
केंद्र बैंक का प्राथमिक कार्य मौद्रिक नीतियों का निर्माण एवं कार्यान्वयन करना है। केंद्र बैंक का सर्वोपरि कार्य होता है पत्र मुद्रा निर्गत करना या पत्र मुद्रा जारी करना। सरकार के बैंक एजेंट सलाहकार के रूप में यह बहुत अच्छी भूमिका भी निभाता है। अर्थव्यवस्था में केंद्र बैंक जिस तरीके से व्यावसायिक बैंक साख का सृजन का कार्य करता है, उसी प्रकार केंद्र बैंक साख के नियंत्रण का कार्य करता है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था में जो उसकी संपूर्ण मौद्रिक व्यवस्था होती है या उसकी संपूर्ण मौद्रिक बैंकिंग प्रणाली होती है, वो केंद्र बैंक के ही चारों ओर घूमती है। इस प्रकार केंद्र बैंक का किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। बिल रोजर्स के अनुसार से समय के प्रारंभ से 3 महान आविष्कार हुए हैं, अग्नि चक्र एवं केंद्रीय बैंक। There have been 3 great inventions since the beginning of time: fire, the wheel and the central bank। अब बच्चों, अब हम पढ़ेंगे केंद्र बैंक की परिभाषाएं। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने केंद्र बैंक को अपने अपने तरीके से परिभाषित किया है। इसमें से प्रोफेसर केंट का कहना है कि केंद्र बैंक एक ऐसी संस्था है जिसे सार्वजनिक हित में मुद्रा की मात्रा में विस्तार एवं संकुचन का कार्य सौंपा गया है। सेंट्रल बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन चार्ज्ड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इमेजिंग द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ मनी इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक वेलफेयर। वहीं दूसरी ओर प्रोफेसर सैमुअलसन के अनुसार से केंद्रीय बैंक वो बैंक है जिसे सरकार